अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। अच्छा, हमने जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की हुई है, ये जो 28 को जो एग्जाम है केमिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड का, और 18 को एग्जाम है महाराष्ट्र बोर्ड का केमिस्ट्री, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो पिछले वीडियो हमने बताया था कि सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, और इसके बाद हम हाइलो अल्केन्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइलो अल्केन्स का कंप्लीट हो जाए। अगर कुछ टाइम उसमें अगर देखा ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। तो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जो बिल्कुल तैयार नहीं किए हैं केमिस्ट्री, बहुत ही कम पढ़े हैं, तो वो इंपॉर्टेंट के सर्च में रहते, कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। तो कहीं नहीं, हाफिज सर के सक्सेस क्लासेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जरूर यहां से क्वेश्चन आएगा। और जो बहुत ही डिटेल्स में पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। तो सबसे पहले हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है, कुछ नेम रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। नेम रिएक्शन में कौन कौन से नेम रिएक्शन है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में? फिनकिलिस्टीन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में हेलोजन एक्सचेंज में फिनकिलिस्टीन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाली यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज करना होगा। जैसे फिनकिलिस्टीन में RX प्लस NaI गिव RI प्लस NaX, और शॉर्ट्स रिएक्शन में RX प्लस AgF गिव RF। तो हेलोजन एक्सचेंज करना होगा, बहुत ही ईजी। तो ये नेम रिएक्शन आपको करके जाना है। उसके बाद अगर देखें तो सैंडमेयर रिएक्शन, हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन में सैंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल होने वाला। थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सैंडमेयर रिएक्शन, कभी उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि जैसे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से आइडोबेंजीन, या एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन आपको आना चाहिए। और डाइजोटाइजेशन, जो डाइजोटाइजेशन है, जो लास्ट में है, जब हम अमाइंस के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी एक बार या पूरे ओवरऑल अगर हम देखें केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन जो होगा वो डाइजोनियम सॉल्ट बना के फिर उसके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाया जा सकता है। तो एनिलीन क्या है? एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2 और उसमें NaNO2 HCl 273 278 केल्विन टेम्परेचर डाला, क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर N2Cl, ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। अच्छा, अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से आप फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आइडोबेंजीन बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस। इसी तरह से वुड्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि RX को अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करे, जैसे सोडियम के साथ, तो RX प्लस 2Na प्लस RX, यानी 2 टाइम्स, यानी 2 मोल्स ऑफ RX लेके Na के साथ अगर रिएक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वुड्स फिटिग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वुड्स फिटिग रिएक्शन में RX प्लस एक बेंजीन के साथ X, यानी एक एरोमेटिक लेना है और एक एलिफेटिक लेना है। हेलो अल्केन्स, RX प्लस बेंजीन के साथ X प्लस 2Na, तो बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये है कौन सा? वुड्स फिटिग रिएक्शन। और एक फिटिग रिएक्शन है कि बेंजीन के साथ 2X है प्लस बेंजीन के साथ X,
2 मोल्स ले लिया +2Na और 2 बेंजीन को अटैच कर दिया, ये बन गया बाइफिनाइल यानी डाइफिनाइल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और एक यहां से आप देख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि RX को अलग अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। और इसी पे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन, एक्सप्लेन व्हाई। इसमें क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। क्यों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए मॉइस्चर से बचाया जाता है, इसलिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मॉइस्चर मिल गया, H2O मिल गया तो क्या बन गया, अल्केन बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, इसलिए उसको अनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, और मुश्किल से अगर आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, 30-40 मिनट में आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। एक बार बैठ के तो देखें, एक बार इस चैप्टर को इस तरह से जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं, इस तरह से करके तो देखें, बहुत ही इजी जाएगा। और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर थोड़ा फोकस करना है कि अगर जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज होगा। जैसे 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑब्वियसली प्राइमरी का 1 ब्रोमोब्यूटेन का ज्यादा है। तो ये सब आपको देख के जाना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम है। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हेलो अल्केन्स को हम वाटर के अंदर डालें तो इनसॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल क्यों है, इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है सॉल्युबिलिटी वाला, यानी RX को वाटर के अंदर डालेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्यों इनसॉल्युबल होता है, क्यों स्लाइटली सॉल्युबल होता है। और एक और क्वेश्चन वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ऑब्वियसली पैरा का ज्यादा है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि किसका ज्यादा है, तो आपको पैरा पे टिक कर देना है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा होता है। तो उसका रीजन आपको याद रख लेना है, और अगर रीजन पूछा तो रीजन भी कर सकते हैं, वरना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो ऑब्जेक्टिव पे भी टिक कर सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, एक सॉल्युबिलिटी के ऊपर, और एक डाइक्लोरोबेंजीन जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इसको इसके अकॉर्डिंग फॉलो करते जाइए, आपको बहुत ही इजी जाएगा। और अगर हम एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX में देखें तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड कैसे बनाते हैं, और क्यों अगर हम RX में केसीएन डालते हैं तो साइनाइड बन जाता है, और RX में AgCN डालते हैं तो क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिल क्या होता है। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिल का क्या होता है, उसके डेफिनेशन और उसके एग्जांपल कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिल क्या होता है, जो डुअल नेचर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैसे उसको मुश्किल से 3-4 मिनट में इसको याद कर सकते हैं और इसके ऊपर किया जा सकता है। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से एम्बीडेंट लिंकेज जो है, एम्बीडेंट लिगेंड्स, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी है। तो ये दोनों एक साथ कर सकते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड्स और एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिल विद एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहीं पर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो। तो नाइट्राइड के लिए हम कौन सा रिएजेंट डालते हैं, और नाइट्राइल के लिए यानी नाइट्रो के लिए कौन सा रिएजेंट डालते हैं। जैसे वहां पर साइनाइड नाइट्राइल के लिए और आइसोनाइट्राइल के लिए कौन सा रिएजेंट डालते हैं, वैसे नाइट्राइट और नाइट्रो के लिए कौन सा रिएजेंट डालते हैं RX के साथ।
और आरएक्स के साथ एस्टर बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, अगर आप इस पे करते जाएं तो आपको यकीन मानिए इस चैप्टर से बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। घबराना नहीं है, बहुत ही इजीली इसको किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम देंगे, 1-2 घंटे टाइम देंगे तो ये पूरा चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मैकेनिज्म के ऊपर आए, इस चैप्टर के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर मैकेनिज्म है। SN2 और SN1 के बीच में डिफरेंस जरूर करके जाना है कि SN2 और SN1 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो SN2 अगर देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, और SN1 में टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स विद एग्जांपल की इन्वर्जन किस में है, रिटेंशन किस में है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो भी बनाया SN2 और SN1 के ऊपर, तो आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। इजीली आपको समझ में आएगा, सिर्फ 10 मिनट की 10 मिनट में आप वो वीडियो देखेंगे, आपको SN2 और SN1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल्स में बताया। और इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें SN2 और SN1 के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हो। कोई ऐसा एग्जाम नहीं केमिस्ट्री का, जरूर आता है यहाँ से SN2 और SN1 पे। इसी तरह से इनैंशियोमर्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर। इसमें अगर इनैंशियोमर्स है, कायरल क्या होता है उसको देख लिया, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है उसके ऊपर देख लिया, तो आपको जो है यहाँ से SN2 से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। और अगर हम लास्ट में देखें आरएक्स में, तो आरएक्स के लास्ट में जो यूजेस है, जैसे क्लोरोफॉर्म का यूज, आइडोफॉर्म का यूज, फिरॉन का यूज और कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूजेस। तो यहां पर अगर क्वेश्चन देखें यूजेस 2-3 लाइन यूजेस जरूर करके जाइए। और क्लोरोफॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखा जाता है। इसलिए कि क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा फॉस्जीन बन जाएगा, तो वो इक्वेशन देखना है कि फॉस्जीन कैसे बनता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखा जाता है। उसके बाद अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिरॉन, ये सब के थोड़ा थोड़ा यूजेज अगर देख के गए, और DDT का स्ट्रक्चरली उसको कैसा दिखता है, DDT का उसका फुल फॉर्म क्या है, वो इंसेक्टिसाइड है तो कैसा है, क्या है, उसके बारे में 2-3 पॉइंट देखना है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से अगर हम प्रिपरेशन में आए तो अल्कोहल का एक प्रिपरेशन कन्वर्जन में भी आ सकता है कि अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। सब में RX बनेगा, खाली उसको बैलेंस करने आना चाहिए। जैसे PCl3 के साथ अगर किया तो 3 से बैलेंस करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में 3 मोल्स लेना पड़ेगा, तो उसके बाद 3 टाइम RX बन जाएंगे। इसी तरह से PCl5 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं SOCl2 के साथ, यानी सल्फोनाइल क्लोराइड या थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके RX बनाया जा सकता है, वो आपको देखना है। अच्छा, एक और वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोपीन के साथ अगर HBr ऐड किया तो क्या बनेगा। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं दिया है, कोई कैटलिस्ट नहीं दिया है, तो प्रोपीन को अगर HBr के साथ करेंगे तो 2-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। और अगर वही प्रोपीन के साथ HBr के साथ अगर रिएक्शन किया और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हुआ तो बन जाएगा 1-ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट। ये जो कन्वर्जन है कि प्रोपीन से 1-ब्रोमोप्रोपेन और 2-ब्रोमोप्रोपेन, मार्कोनिकॉफ रूल्स और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, ये आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि ये फिनॉल चैप्टर में भी ये इसका यूजेस है। तो कन्वर्जन में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अगर ये वाला कन्वर्जन आप पकड़ के रखेंगे कि कैसे 1-ब्रोमोप्रोपेन 2-ब्रोमोप्रोपेन बनाया जा सकता है, तो कन्वर्जन में ये काम आने वाला। और बीटा एलिमिनेशन ये भी कन्वर्जन में काम आता है कि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है कि अगर इथाइल ब्रोमाइड लिया, जिस कार्बन पे Br अटैच है उसको अल्फा, उसके एडजेसेंट कार्बन को बीटा, और अगर अल्कोहलिक KOH डाला रिएजेंट तो अल्कीन बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो अल्कोहलिक KOH के साथ बीटा एलिमिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन याद रखना, ये भी कन्वर्जन में आने वाला है। बहुत ही इजी कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से अगर आपने
आरएक्स लिया और उसका, जैसे सपोज करिए कि इथाइल ब्रोमाइड और अल्कोहलिक की जगह पे आपने एक्वस केवच डाल दिया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है और बीटा एलिमिनेशन कब हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इस पे क्वेश्चन आता है और ये कन्वर्जन में, ये भी कन्वर्जन में काम आने वाला है कि एक्वस में अगर एक्वस केवच डाला तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और अगर अल्कोहलिक केवच डाला तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो मैं आपको बोले जा रहा हूं, बताते जा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है, बस आप अकॉर्डिंगली इसको करते जाएं तो 100% बहुत ही इजीली इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम में, यकीन मानिए एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो यहां तक हमने आरएक्स का जो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का, एक और इंपॉर्टेंट हेलो अरीन्स का जो पार्ट है उसकी अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये आने के चांसेस और कई बार आ चुके हैं कि आरएक्स और एआरएक्स में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन बेहतर देता है, तो ऑब्वियसली आरएक्स देता है। तो उसका रीजन आपको पढ़ना है कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन आरएक्स ज्यादा देता है। तो दो एक बार खाली हेडिंग भी देख लिया तो भी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, 2 या 3 मार्क्स का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत ही इजीली कर सकते हैं कि आरएक्स और एआरएक्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, ऑब्वियसली आरएक्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। इसी तरह से हेलो अरीन्स का एक और हेलोजिनेशन बहुत इजीली कर सकते हैं कि 1, एक आर्थो एक पैरा बनता है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो उसमें हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन में क्या डालते हैं, HNO3H2SO4। कहीं पर भी अगर नाइट्रेशन करना है तो आपको HNO3H2SO4 डालना है। तो HNO3H2SO4 डालेंगे तो NO2 एक आर्थो पे एक पैरा पे बन जाएगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसको भी 2-3 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे। उसके बाद सल्फोनेशन में H2SO4 डालेंगे, SO3H आर्थो पैरा पे लगता है। इसी तरह से फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसमें मैंने वन फार्मूला 1 नेम रिएक्शन में डिटेल्स में वीडियो में भी समझाया है। अगर आप उस वीडियो को फॉलो करें तो आपको फिडल क्राफ्ट के बारे में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन, क्लोरोबेंजीन अगर लिया, CH3Cl डाला तो अल्काइलेशन होगा अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एक आर्थो पे CH3 जाएगा और एक पैरा पे जाएगा। इसी तरह से असाइलेशन में क्लोरोबेंजीन लिया CH3COCl, तो COCH3 एक आर्थो पे जाएगा और एक पैरा पे जाएगा। तो फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन किया जा सकता है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया जो वुड्स फिटिक रिएक्शन वो भी आपको करके जाना है। तो इसको आपको फॉलो करना है इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, फटाफट उसको करते हुए जा सकते हैं। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा टाइम दे ले, थोड़ा 1-2 घंटा टाइम दे ले, और जिसका हो चुका है बहुत अच्छे से कर लिया है तो इसके ऊपर और फोकस करे, थोड़ा सा और उसकी नजर पैनिक होनी चाहिए ताकि उसको बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सके। और अगर कंप्लीट कर लिया तो फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में एक वर्ड प्रॉब्लम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे C49H9Br को अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे। कुछ 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर आप देखें वहां पे, अगर हो सकता है किसी बुक में अलग डिफरेंट दिया हो, लेकिन एक वर्ड प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अल्कोहल, फिनॉल या एल्डिहाइड, कीटोन या अमाइंस से वर्ड प्रॉब्लम जरूर आती है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब A से B बना, B से C बना, C से D बना, तो उसको आपको सॉल्व करना रहता है और ये सेक्शन D में आता है। कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन ना आए। तो अगर आप 7-8 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजीली जो है वो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसके बाहर से नहीं आता। अमाइन चैप्टर में मिल जाएगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में मिल जाएगा और अल्डिहाइड, कीटोन में। और एक क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 21, और वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 100% यहां से क्वेश्चन इस वाले पार्ट को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, यानी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और एल्डिहाइड, कीटोन्स के भी क्वेश्चन देंगे। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन।
एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।